learners, welcome to the QuickBook Enterprise training course from basic to expert level. Today our lecture number 1 is here, overview of QuickBook Enterprise Solution Accountant. आज हम अपने इस लेक्चर में बेसिकली 3 चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। एक तो हम क्विकबुक की हिस्ट्री को जानेंगे, फिर हम उसके कुछ बैकग्राउंड को जानेंगे और मेन चीज़ जो हमारा आगे फ्लो बनाएगी वो ये है कि हम इसके डेटा कम्युनिकेशन और उसके दरमियान जो इंटरलिंक है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने इसी आगे सॉल्यूशन की तरफ। जी, तो जो हमारी प्रोडक्ट है वो है जी क्विकबुक इंटरप्राइज सॉल्यूशन ईआरपी से मुराद होता है हमारा एंटिटी रिसोर्स प्लानिंग, और हम अकाउंटेंट वर्जन को यूज़ करने और उसी के बारे में हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। अगर क्विकबुक के बारे में थोड़ा बहुत अगर हम जानें तो ये बेसिकली प्रोडक्ट है इंट्यूट कंपनी की, जो एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और ये 1983 में इस्टेब्लिश हुई थी। और इनके जो मेन ऑनर हैं वो स्कॉट क्विक हैं, जो इनके जो मेन ऑनर है वो स्कॉट क्विक हैं, जो बेसिकली इनके मेन फाउंडर भी हैं। और ये बेसिकली प्रॉक्टर एंड गैमल में काम करते थे, और जब इन्होंने इस चीज़ को फील किया कि अब पर्सनल कंप्यूटर आ चुका है और अब हमें मैनुअल हिसाब किताब से ऑटोमेटिशन हिसाब किताब की तरफ जाना है, तो इन्होंने फिर अपनी पहली प्रोडक्ट बनाई थी जो डबल एंट्री के नाम से थी। लेकिन बाद में इन्होंने अपनी इस प्रोडक्ट को रिफ़ाइन किया और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ मिले, और मिलने के बाद अपने इस प्रोडक्ट को रिफ़ाइन किया, और रिफ़ाइन होते होते ये आज प्रोडक्ट इतना बड़ा नाम रखती है क्योंकि अमेरिका में ख़ास तौर पे स्मॉल बिजनेसेस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ख़ास तौर पे टैक्स मैनेजमेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मॉल बिजनेस लोग रखते हैं। बेसिकली इस प्रोडक्ट का जो काम है वो ये है कि ये जितने भी अकाउंट्स के फंक्शन है ना वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करती है। उसके लिए ज़रूरत नहीं है आप लोगों को अकाउंट्स का नॉलेज होने के लिए, ठीक है। अकाउंट्स का नॉलेज इतना आपको नहीं, जस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बाकी काम इसका खुद है परफॉर्म करना, कि इसने उस डेटे को कैसे मैनेज करना है, अकाउंट्स को कैसे मैनेज करना है और ऑनर तक उस डिटेल को कैसे पहुंचाना है। ये लास्ट में एक बात यहाँ पे हमने लिखी हुई है कि ये बेसिकली जस्ट इन्फॉर्मेशन के जिस तरह हमारा प्रॉफिट एंड लॉस फंक्शन है, जिस तरह हमारा सेल परचेज है, इन फंक्शंस को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करती है। तो ये बेसिकली इस फंक्शन की मेन कैटेगरी है और इस प्रोडक्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री है। अगर हम इस प्रोडक्ट रेंज की तरफ जाएं तो इसकी बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो मार्केट के अंदर इस टाइम अवेलेबल होंगी डिफरेंट टाइप की, लेकिन मेन जो प्रोडक्ट हैं वो इनकी जो अवेलेबल है वो क्विकबुक ऑनलाइन है, क्विकबुक पॉइंट ऑफ सेल है, क्विकबुक डेस्कटॉप प्रीमियर है और क्विकबुक इंटरप्राइज है। बेसिकली ये जितने भी सॉफ्टवेयर है ये सर्विस बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ये ओपन सोर्स कोड पे नहीं मिलते। अगर हम इसमें कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कोई अपनी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो नहीं हो सकती अनटिल कि हम क्विकबुक वालों से रब्ता नहीं कर लेते। तो सर्विस बेस्ड बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा आपको इनकी मेन प्रोडक्ट और भी अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएं तो आपको नज़र आएंगी, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट इनकी जो बेसिक कैटेगराइज करती हैं वो 4 ही करती हैं। इन्हीं के आगे प्रोडक्ट और लाइसेंस हैं जो बेसिकली हमारे पास चलते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर अब ये सारी प्रोडक्ट इंटरलिंक है, अगर इसमें से एक प्रोडक्ट को भी सीख लिया जाए तो तकरीबन क्विकबुक का इंटरफेस सारा उसी के अंदर है। तो हम बेसिकली क्विकबुक इंटरप्राइज को सीखने के लिए जा रहे हैं जो एक डेस्कटॉप वर्जन है, और अगर देखा जाए तो क्विकबुक ऑनलाइन भी इसी के साथ मिलता जुलता है, इसी के साथ ही सारा सिंक्रोनाइज हो रहा होता है। अगर हम इसके स्कोप की बात करें, जो जनरली हमारे सारे लर्नर्स का एक बहुत बड़ा एज होगा, जितने भी लर्नर्स होंगे वो इस टाइम ये सोच रहे होंगे और ये क्वेश्चन भी उनके माइंड में रेस कर रहा होगा कि इसका स्कोप क्या है। तो अगर हम स्कोप की तरफ चलें तो स्कोप इसका ओवरऑल बहुत बेहतर है। अगर आप फ्रीलांसिंग में जाएं तो आपको बुक कीपिंग की सर्विसेज बहुत आपको नज़र आएंगी क्विकबुक की। ख़ास तौर पे क्विकबुक ऑनलाइन और क्विकबुक डेस्कटॉप की बहुत सी बुक कीपिंग की सर्विसेज मिलती हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल और मीडियम साइज़ के जो बिजनेसेस हैं ना, उन्होंने यूएसए से लेके जिस भी रीजन के अंदर मेजॉरिटी ने अगर आप सर्च करें
तो क्विक बुक को अपनाया हुआ है। और पाकिस्तान के अंदर भी अब इसकी मार्केट बहुत इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि अब पाकिस्तान के भी ऑनर्स को ये बात समझ आ रही है। जैसे जैसे कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन हो गया है, अब हर किसी को ये बात पता लग रही है कि हमें मैनुअल अपने रिकॉर्ड से निकल के अपने कंप्यूटराइज रिकॉर्ड्स की तरफ जाना है, और अपनी डिसीजन मेकिंग को हम लोगों ने बहुत परफेक्ट करना है। तो इस वजह से पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है इस चीज़ का, कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे पास इन हो रही है। जी स्टूडेंट, अब अगर इसके स्कोप को हम लोगों ने मज़ीद डिस्कस करना है ना, तो हमें सबसे पहले स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज जो बिजनेसेस होते हैं ना, उनका कुछ इंट्रोडक्शन लेने की ज़रूरत है। हमें पहले ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि उन बिजनेसेस में जो रोज़मर्रा के मामलात होते हैं वो क्या चल रहे होते हैं, ताकि हम उन मामलात को समझें और फिर हम क्विक बुक के इंटरफेस की तरफ जाएंगे और फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे कि वो कैसे हमारी हेल्प करेगा एक बिज़नेस के मैनुअल रिकॉर्ड्स को ऑटोमेटिक करने के अंदर, और हमारी इनपुट उसमें कितनी होगी, हमें उसमें कितना सोचना है, एक आम लर्नर को उसमें कितना सोचना है जिसके ऊपर वो इस सब चीज़ को कर पाएगा। तो सबसे पहले हमें बिजनेस डोमेन के अंदर जाना है। तो हम अगर बिजनेस डोमेन के अंदर जाएं तो कोई भी जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस होता है ना, उसके जो मामलात होते हैं वो चंद एक यहाँ पे मैंने आपको क्लासिफाई करके दिए हुए हैं, जो मेन उसके मामलात हैं उसको। एक उसका मेन मामलात ये कि उसने इन्वेंट्री के लेन देन के मामलात करने होते हैं। इन्वेंट्री बेसिकली हम उस चीज़ को करते हैं जो हमारे बिजनेस की मेन डोमेन होती है। जैसे अगर मेरा फर्नीचर का काम है, मैं फर्नीचर की बाइंग एंड सेलिंग कर रहा हूँ, तो फर्नीचर मेरे लिए इन्वेंट्री की डेफिनेशन यहाँ पे मीट करता हुआ नजर आएगा। अगर मैं फैंस का, पंखों का, किसी इलेक्ट्रिकल गुड्स का मैं मेन काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो इन्वेंट्री की डेफिनेशन मीट करता हुआ आएगा। तो इन्वेंट्री की बेसिकली डेफिनेशन जो है वो ये फॉल करती है। और इन्वेंट्री के अंदर हमारी दो ट्रांजैक्शन होती हैं, जैसा कि आप पहले बुलेट में देख रहे हैं। इन्वेंट्री की हमारे पास ट्रांजैक्शन क्या होती है, या इन्वेंट्री क्रेडिट के ऊपर हमारे पास परचेज होती है, या इन्वेंट्री हमारे पास कैश के ऊपर परचेज होती है। अच्छा, अब इस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के अमल को, अब इस ट्रांजैक्शन को हमने ऐसे प्रोसेस करना है। अब खुद ज़रा माइंड में देखें कि एक ऑनर को इस ट्रांजैक्शन से क्या ज़रूरत होती है। एक ऑनर को ये ज़रूरत है कि हमारे जिस सप्लायर से मैं परचेज कर रहा हूँ उसने मुझे कोटेशन क्या दी थी। जब मैंने परचेज मुझे नीड थी, तो क्या मैंने 5-6 सप्लायर से कोटेशन मांगी, जो मेरे लिए सबसे बेस्ट सप्लायर था क्या मैंने उसी को अडॉप्ट किया। फिर आपने सप्लायर के साथ कंट्रैक्ट है, आपने कंट्रैक्ट को वो नीड होती है, और फिर फाइनली आप अपना परचेज ऑर्डर फिर उस सिलेक्टेड सप्लायर जिसके साथ आप लोगों ने कोटेशन को फाइनल किया है, जो आपको मिनिमम कॉस्ट के ऊपर वो इन्वेंट्री दे रहा था, आपने उसको ऑर्डर दिया। और जब सामान आया तो आपने गुड रिसीव नोट बनाया, और उसके बाद उसने आपको बिल दे भेजा। अब बिल या वो आपको उधार पे भेजेगा या कैश पे भेजेगा, तो आपने इस सारी ट्रांजैक्शन को करना होगा। अब देखिए, इस पूरे परचेज के प्रोसेस में बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिनको मैनुअली मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अब अगर आप इसको यहाँ पे मैनेज करेंगे क्विक बुक में, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, आपको फौरी तौर पे ये बात पता लग जाएगी कि आपने इन्वेंट्री परचेज जो की है इसके बैक पे क्या प्रोसेस थे। आपके ऑनर को एक्सप्लोर करने की या कम्युनिकेशन करने की या डेटा लॉस होने का इसके ऊपर ख़तरा नहीं होगा। आपको फौरी तौर पे पता लग जाएगा कि ये जो हमने इन्वेंट्री परचेज की थी इसके बैक पे कोटेशन क्या थी, ये इन्वेंट्री कब आई थी, इसने हमें किस तरह से कम हमने इसको चूज़ किया था, इसके साथ हमारे कंट्रैक्ट एलिमेंट क्या चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास बिजनेस में और क्या ट्रांजैक्शन हो सकती हैं कि हम एडमन मटेरियल परचेज कर सकते हैं। देखें, एडमन मटेरियल को इन्वेंट्री से थोड़ा सा आपने अलग रखना है। देखिए, स्टेशनरी की ज़रूरत होती है हमारे बिजनेस में। हमारे बिजनेस में बहुत से ऐसे चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे एक वेंडर है जिसके साथ हम रेगुलर जिसको पेमेंट कर रहे हैं, वो बिजली के बिल का वेंडर होता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी है, उस वेंडर को हम लोग पेमेंट करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। वो भी हमारे लिए बेसिकली एक किस्म की परचेजिंग एलिमेंट के अंदर आ जाता है कि हम लोग बिल्स को पे करते हुए नज़र आते हैं। जहाँ पे भी बिल को हम पे करेंगे, जो हमारा रेगुलर वेंडर होगा वो परचेजिंग का ताल्लुक आ जाएगा। लेकिन वो जो परचेजिंग होती है, उस परचेजिंग को हम एडमन परचेजिंग कहते हैं। मेन अपनी परचेजिंग इन्वेंट्री परचेजिंग हम उसको नहीं कहते। इसके अलावा सेम ऐसे ही मैं इन्वेंट्री को बेच रहा हूँ
और जब मैं इन्वेंट्री को बेच रहा हूँ, अपने कस्टमर को बेच रहा हूँ, तो सेम वही कह रहे हैं। मैंने कस्टमर मेरे से कोटेशन मांगेंगे, मैंने कस्टमर को क्या कोटेशन सेंड की, मैंने एस्टिमेट्स क्या सेंड किए, मैंने प्रपोजल क्या सेंड किया, मैंने कंट्रैक्ट फिर मेरा उससे क्या हुआ, फिर मैंने चीज़ें उसको भेजी, उसने मुझे ऑर्डर क्या दिया, उसने वेरीफाई क्या किया, फिर मैंने उसको बिलिंग क्या की, और फिर उसको क्या मैंने बिल उधार पे किया या कैश पे किया, और वो मुझे उसमें क्या बचा, मैंने वो चीज़ खरीदी कितने की थी, वो बेची कितने की थी, मुझे क्या बचा, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनेज होंगी। अगर आप देखें ये बिजनेस की हमने कुछ यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखी हैं, और उन सारी ट्रांजैक्शंस के अंदर देखें, अगर आप इसको सिंक्रोनाइज करें तो देखें कि हमारे कितने ज़्यादा मामलात यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इन सारे मामलात को क्विक बुक इंटरप्राइज हमारा सिंक्रोनाइज करेगा ऐसे कि हमें हर चीज़ सिंगल इंफॉर्मेशन के ऊपर मिलेगी, और हमें यहाँ पे बार बार वो इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या गुम हो जाने का ख़तरा नहीं होगा। और लास्ट जो बिज़नेस की ट्रांजैक्शन है, जो सबसे बड़ी सरदर्दी होती है, वो ये होती है कि इन्वेंट्री का ऑडिट। आप अगर बहुत बड़े गोदाम की बात करें तो उसके पास बहुत सी इन्वेंट्री होगी, और उसके ऑनर के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी ही होती है कि एक मटेरियल उसने किन किन वेंडर से मंगवाया, किन किन कस्टमर को गया, अब उसके पास वो कितना बचाना चाहिए। इस चीज़ को मैनुअली डील करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो जब आप इन सारी ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर रहे होंगे तो बैक एंड पे उसकी रिपोर्ट बन रही होगी, और ऑनर को ट्रैक बैक करना कि इस टाइम मेरे पास फिजिकल इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए, ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा उसके लिए, कि वो इजीली उसको ट्रैक बैक कर सकता है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको कुछ ट्रांजैक्शंस को समराइज़ कराया, और आप देखें कि कितना ज़्यादा हमारे लिए ये इन्फॉर्मेशन है। अब इस रिच इन्फॉर्मेशन को हमने सिंक्रोनाइज करना होता है, इस सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन को, इस सारी फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमने ऐसे सिंक्रोनाइज करना है क्विक बुक के ऊपर, और क्विक बुक उसको ऐसे रिपोर्ट एंड में कन्वर्ट कर रहा होगा कि हमें इन सब चीज़ों को खुद मैनुअली वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ज़रा हम इसमें थोड़ा सा इसी बिज़नेस के साथ, अब ये जितने भी लेन देन के मामलात हो रहे हैं, उसके अंदर टोटल हमारे पास जो वॉचिंग होती है, इसको हम वॉचिंग कहते हैं, वोचर बनते हैं जो, वो बेसिकली चंद एक वोचर बनते हैं। सबसे पहले सेल इनवाइस, जो हमारा बेचने का वोचर होता है, उसको हम सेल इनवाइस का वोचर कहते हैं। ये इस वजह से मैं चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि क्विक बुक के अंदर ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइड करने के लिए आपको ये चंद टर्म्स याद रखनी है। सिर्फ चंद टर्म्स क्या है, अगर तो बेचने का है तो वो सेल ट्रांजैक्शन में वोचर कहलाएगा, अगर ख़रीदने का है तो परचेज वोचर कहलाएगा, और अगर कैश रिसीव करने का वोचर है तो वो कैश रिसीव वोचर कहलाएगा, और अगर कैश पेमेंट करने का वोचर है, अगर आप किसी को कैश दे रहे हैं तो आपके लिए वो कैश पेमेंट वोचर कहलाएगा। अगर बैंक में आपके पास पैसे आ रहे हैं तो वो बैंक रिसीव वोचर कहलाएगा, और अगर आप बैंक के थ्रू पैसे दे रहे हैं तो वो बैंक पेमेंट वोचर आपके पास कहलाएगा। इसके अलावा कोई भी वोचर जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट ना हो, बेचना ना हो, परचेज करना ना हो, तो उस वोचर को हम जर्नल वोचर कहते हैं। जर्नल वोचर जनरली जो हमारे से मिस्टेक्स हो जाती हैं या एडजस्टमेंट्स होती हैं जो हम लोगों ने परफॉर्म करनी होती हैं, कभी डेटा ऐसा होता है कि हमारा ठीक नहीं होता तो उसके लिए पास होता है। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो रोज़मर्रा के मामलात में हमारे पास यही 6 वोचर चल रहे होते हैं: परचेज का, सेल का, कैश रिसीव का, कैश पेमेंट का, बैंक रिसीव का, और बैंक पेमेंट का वोचर चल रहा होता है। अब इन सब चीज़ों को, इन सब वोचर्स को मैनेज करने के साथ जैसे जैसे आप मैनेज कर रहे होंगे, एक बात माइंड में रखिएगा, अभी मैं आपको क्विक बुक के इंटरफेस पे नहीं लेके गया, ये कोई इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये वोचर्स की क्लास सिखा। अब ये वोचर्स वहाँ बनाने के लिए आपको कोई अकाउंट का नॉलेज नहीं चाहिए। इन वोचर्स को जस्ट आपने इम्पैक्ट, इनका सेम इम्पैक्ट है, चाहे जो वोचर आ जाए, नहीं 5 वोचर्स को आपने सीखना, इनका सेम इम्पैक्ट है। जब इनका सेम तरीक़ेकार है डेटा पुट करने का, तो जो आगे रिपोर्ट्स बन रही होती है ना, ये आपको मैनुअली नहीं बनानी। ये सारी रिपोर्ट्स क्विक बुक खुद अपने डिसीजन पैरामीटर से निकालेगा, जो आपने डेटा जस्ट पुट किया होगा, यानी कि आपका काम डेटा एंट्री है विद जस्ट नॉलेज ऑफ वॉचिंग, जस्ट नॉलेज ऑफ टिपिकल अकाउंट्स। इतना डिटेल नॉलेज नहीं, सिर्फ एक थोड़ा सा आपको अकाउंट्स का नॉलेज है, जिसको हम अगले आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे, ताकि हम अपने कस्टमर को बेहतर सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए देखे जाएं। क्योंकि
अभी मैं आपको यही बात कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा स्कोप इंक्रीज़ हो चुका है। बहुत से लोगों को अब ज़रूरत है कि वो इसकी तरफ मूव होना चाहते हैं। और जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है वो तो बहुत से लोगों को इस टाइम ज़रूरत पड़ती है, और वो डिमांड करते हैं कि हमारा डेटा किसी तरह से ऑटोमेटिक हो जाए, हमारी रिपोर्टिंग जो है वो सिंगल क्लिक के ऊपर आ जाए। ये सब चीज़ें डिमांड करते हैं। तो जो बेसिक रिपोर्ट्स हैं वो बेसिकली ये मैंने आपके सामने 4 रिपोर्ट्स का चार्ट बनाया। ये 4 रिपोर्ट्स हमेशा से को मंथली नीड होती है। मंथली क्या नीड होती है जिसको? प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और ऑनर चेंजेस। यानी ऑनर चेंजेस के बाद ऑनर ये जानना चाहता है कि उसने कितने बिजनेस को पैसे दिए और बिजनेस ने उसको कितने पैसे दिए। इन सिंपल वर्ड अगर मैं आपको ये बात बताना चाहूँ, और इतने हमारे डिसीजन फास्ट हो जाते हैं क्योंकि जब आप मैनुअली डेटे को पुट कर रहे होते हैं तो मैनुअली डेटा आपके सामने आना, फिर उसको रिपोर्ट एंड पे लेके जाना, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। लेकिन जब आपके पास डेटा एक शॉर्टन वे में आ जाएगा, आपने जस्ट डेटा पुट करना और रिपोर्ट्स खुद बन रही हैं, तो देखें आपको डिसीजन लेने के लिए टाइम इतना नहीं लेना पड़ेगा। और आजकल की कंपटीशन की दुनिया में अगर आपको कोटेशन देनी है, अगर आपके पास कोई कस्टमर आया उसकी हिस्ट्री चेक करनी है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो हर किसी को ऑटोमेटेशन जाने के में ज़रूरत है। तो फौरी तौर पे ये काम करना चाहता है और कंपटीशन जीतना चाहता है। तो इसी वजह से इस प्रोडक्ट को हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये प्रोडक्ट हमारे क्रेडिबिलिटी में कर सकती है और हमारे बिजनेस में ये वैल्यू ऐड कर सकती है और हमारा कस्टमर खोने से बचा सकती है। दैट्स वाई यूएसए में तो लोग बहुत पहले से इस प्रोडक्ट के ऊपर आ गए और पाकिस्तान में अब तो बहुत ज़्यादा रुझान हो गया। हर बिजनेस तकरीबन अब इसी की बात के ऊपर डिमांड कर रहा है। डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बिजनेस डोमेन की जो बातें की, आपके जो माइंड में हैं वो बातें, अब देखें मैंने आपके सामने एक क्विक बुक का इंटरफेस खोला है। ये जस्ट डेटा एंट्री फेज, यहीं पे आपने डेटा पुट करना होता है, बाकी किसी चीज़ को आपने डिस्टर्ब नहीं करना होता। यही हमारा डेटा, जो भी डेटा है इसी चीज़ को हमने सीखना है। और यहाँ पे जो डेटा पुट हो रहा होगा तो ये रिपोर्ट्स एंड में, इन रिपोर्ट्स में ये ऑटोमेटिकली हिट हो रहा होता है। देखें जैसे मैं अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा था, तो ये देखें प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास उसी तरह फौरी तौर पे बन रहा होगा। अब ये कुछ डेटा मैंने पुट किया हुआ है, देखें उसका प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास आ रहा है कि इस 15 दिनों में इस बिजनेस ने 25,306 रुपये कमाए। अब ये इसकी डिटेल ओवरऑल आ रही है। ये जो डिटेल है ये आपने कहाँ पुट करनी है? जस्ट एक इंटरफेस पे। ये है वो इंटरफेस, आपको बार बार किसी और जगह पे नहीं जाना। देखिए मेक इट सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पहले बात को समझें कि आपने परचेज सेल्स की ट्रांजैक्शन एंटर करनी है, कैश रिसीव की ट्रांजैक्शन एंटर करनी है, कैश पेमेंट की ट्रांजैक्शन एंटर करनी है, बैंक रिसीव की ट्रांजैक्शन एंटर करनी है, बैंक पेमेंट की ट्रांजैक्शन एंटर करनी है, अलॉन्ग विद जर्नल वोचर। तो जर्नल वोचर की तरफ तो हम एंड में आ जाएंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में पता लग जाएगा। लेकिन अब इन सारी ट्रांजैक्शंस को कैसे हम लोगों ने एंटर करना है, इसी के ऊपर तो हमारे ओवरऑल आने वाले दिनों में लेक्चर है। लेकिन इस टाइम हमारा मकसद ये था कि हम इंटरलिंक को समझें। अगर मैं कोई चीज़ परचेज कर रहा हूँ तो ये कस्टमर का कॉलम है, देखें ये कस्टमर का टैब है। मुझे हर चीज़ कस्टमर के बारे में ऐसे करनी है, मुझे उसकी इनवाइस बनानी है, यहाँ से बनानी है, मुझे उसका ऑर्डर यहाँ से क्रिएट करना है, मुझे उसकी पेमेंट यहाँ से लेनी है। ये जो ऊपर वेंडर का कॉलम है कि मैंने माल जो लेना है, जो इन्वेंट्री मैंने परचेज करनी है, देखें इन्वेंट्री के बारे में लिखा हुआ है, वो मैंने यहाँ से लेनी है। ये कस्टमर और वेंडर, और जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो मैंने कहाँ से करनी है, ये देखें पे बिल्स, और जो मैं पेमेंट ले रहा हूँ वो ये रिसीव बिल। इसी के अंदर कैटेगराइज है कि क्या ये कैश के अंदर पेमेंट है या बैंक के अंदर पेमेंट है। तो ये जो इतना भी डेटा आपने पुट करना है वो सिर्फ आपने इसी इंटरफेस में करना है। और जब आप इस इंटरफेस में डेटा पुट कर रहे होंगे तो एवरी रिपोर्ट आपकी अपडेट हो रही होगी। जैसे अब यहाँ पे एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो हमेशा एक ऑनर की कंसर्न होती है वो ये होती है कि उसको ये बात पता लगे कि स्टॉक उसके पास कितना इस टाइम मौजूद है। अगर देखें तो ये देखें ये आइटम इस टाइम इस बिज़नेस के पास 73 है।
और अब इन आउट ये आपको खुद नहीं परफॉर्म करना, आपने तो जस्ट पीछे डेटा एंटर किया है कि जो चीज़ आ रही है या जा रही है, आगे रिपोर्टिंग खुद बनती जा रही है। तो पहले आपको इस बात के ऊपर समझना है कि डेटा सारा इंटरलिंक है, आगे परफॉर्मेंस चाहिए, जस्ट डेटा एंट्री के एंड के ऊपर परफॉर्मेंस है। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई और तो फिर हमारे लिए क्विक बुक को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो जस्ट कितने वोचर हम लोगों ने एंटर करने हैं जी, हम लोगों ने 7 वोचर एंटर करने हैं। अगर हम दोबारा से रिकॉल करें कौन कौन से, सेल वोचर, परचेज वोचर, कैश रिसीव वोचर, कैश पेमेंट वोचर, बैंक रिसीव वोचर, बैंक पेमेंट वोचर और जर्नल वोचर। और आगे हमारा डेटा खुद ब खुद सिक्रोनाइज होता जाएगा, ये खुद हमारे लिए अकाउंटेंट का काम करेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अकाउंट्स का बैकग्राउंड होना हमारा लाजमी है, जिसको हम इंशाल्लाह ताला अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये इस लेक्चर में हमने क्विक बुक की हिस्ट्री के बारे में जाना और इस प्रोडक्ट के स्कोप को जाना कि इस प्रोडक्ट का स्कोप कितना है और इस प्रोडक्ट के इंटरफेस को इंटरलिंक है हमने कैसे करना है, इसके बारे में जाना। तो डियर लर्नर्स, इंशाल्लाह ताला सेकंड लेक्चर के ऊपर हम लोग दोबारा से बात करेंगे एक डिफरेंट अपने स्टाइल के साथ। अब हम क्विक बुक प्रोडक्ट के अंदर एंटर हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच।